बैक टू द चैनल एंड यू आर वाचिंग द यूपीएससी डायरी। और आज के इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम करेंगे चैप्टर 2 ऑफ क्लास 8। यप 8 है ना यार, देख लीजिए एक बार। यस, क्लास 8 का चैप्टर 2। चैप्टर 1 में कुछ ऐसा इम्पॉर्टेंट है नहीं, बट चैप्टर 1 के वीडियोज़ भी मैं डाल दूँगी। सो फर्स्ट आज विल फिनिश दिस क्लास 8 का। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। कह रहा है एक स्मॉल विलेज है तंजानिया अफ्रीका में, जिसमें माम्बा जो है वो बहुत जल्दी उठती है मॉर्निंग में ताकि वो पानी ला सके। शी हैज़ टू वॉक अ लॉन्ग वे, लंबा चलना पड़ता है और उसके बाद उसको वापस आना पड़ता है आफ्टर अ फ्यू आवर्स। उसके बाद वो अपनी मदर की हेल्प करती है इन दी हाउस एंड ज्वाइन करती है अपने ब्रदर को इन टेकिंग केयर ऑफ देयर गुड्स। सारे उसके फैमिली के पास एक पीस ऑफ रॉकी लैंड है, वो उसके छोटे से हट के पास। माम्बा के जो फादर है वो बेरली कुछ मेज़ मक्का यानी जो कॉर्न होता है वो ग्रो कर पाते हैं, या बीन्स, आफ्टर टॉयलिंग हार्ड, बहुत मेहनत करने के बाद। और इतना काफ़ी नहीं होता है टू फीड देयर फैमिली फॉर द होल ईयर। पीटर जो है वो ही लिव इन द हार्ट ऑफ शिप रियरिंग रीजन, जहाँ पे शिप का पालन होता है न्यूजीलैंड में, जहाँ पे उसकी फैमिली रन करती है एक वुल की प्रोसेसिंग फैक्ट्री, मतलब वुल बनाने वाली जो फैक्ट्री होती है। हर रोज़ वो वापस आता है स्कूल से तो पीटर अपने अंकल को देखता है कि वो अपने शिप का ध्यान रख रहे हैं। उनकी जो शिप यार्ड है वो वाइड ग्रासी प्लेन के पास जो है सिचुएटेड है, जिसमें पहाड़ भी है थोड़ी डिस्टेंस पे। ये मैनेज किया जाता है साइंटिफिक वे में यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। पीटर की जो फैमिली है वो वेजिटेबल ग्रो करती है थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। मैम्बा एंड पीटर जो है वो दो अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में रहते हैं एंड ये अलग अलग लाइफ जीते हैं। ये जो डिफरेंस है ये बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल और यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी के कारण है। अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज एक मेन रीज़न है क्यों एक जगह दूसरी जगह से अलग होती है। ठीक है, तो लैंड के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। तो लैंड इज़ अमॉन्ग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, ये सिर्फ 30% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सर्फेस को कवर करता है एंड ऑल पार्ट ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। मतलब आपको क्या समझ में आया, पूरी अर्थ पे सिर्फ 30% लैंड ही है। ठीक है, और 30% लैंड में सारा पार्ट जो है हैबिटेबल नहीं है, वहाँ रहा नहीं जा सकता, ह्यूमन सेटलमेंट पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों है? बिकॉज इसी के कारण से पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी अनइवन है। कहीं ज़्यादा पॉपुलेशन है, कोई जगह स्पार्शली पॉपुलेटेड है, वहीं कुछ जगह जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड है, मतलब ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलेशन है। तो वही कह रहा है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू द वैरिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। रग्ड टॉपोग्राफी, जो टॉपोग्राफी है वो काफ़ी रग्ड ऊबड़ खाबड़ है, स्लोप्स काफ़ी स्टीप है, माउंटेन्स की लो लाइंग एरियाज, ससेप्टेबल टू वाटर, जहाँ पे पानी बहुत मुश्किल से मिल पाता है। या फिर आप कह सकते हो कि वाटर लॉगिंग होते रहता है वहाँ पे। डेजर्ट एरिया हो गया या जंगल, बहुत घने जंगल वाला एरियाज़ है। ये सब जगह स्पार्शली पॉपुलेटेड है, मतलब कम पॉपुलेटेड है, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे रहना पॉपुलेशन पॉसिबल नहीं है। डेजर्ट एरिया में रहना या हाई माउंटेन पे रहना इतना आसान नहीं होता है। आप वहाँ पे जाओगे माउंटेन्स पे तो आपको चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव मिलेगी। क्योंकि वो नीचे से लाना पड़ता है ऊपर पहाड़ों पे। तो 10 रुपये की चाय भी आपको 80 रुपीज़ 90 रुपीज़ की मिलेगी, तो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है वो, तो अनइनहैबिटेड होता है। प्लेन्स एंड रिवर्स वैली जो होती है उनके वहाँ पे सूटेबल लैंड होता है, इतना अच्छा लैंड होता है एग्रीकल्चर के लिए, इसीलिए ये जगह डेंसली पॉपुलेटेड हो गई। ठीक है, आप एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि वाई सम एरियाज आर स्पार्शली पॉपुलेटेड वाइल अदर्स आर डेंसली पॉपुलेटेड। तो इसमें आप बोलोगे कि कहीं पे हैबिटेशन पॉसिबल है, और जो जगह रग्ड होती है, जिसमें वाटर लॉगिंग होती है, डेजर्ट हो गई है, इन सब जगहों पे रहना इतना पॉसिबल नहीं होता है, सस्टेनेंस पॉसिबल नहीं होता, तो वो जगह स्पार्शली पॉपुलेटेड होता है। अगर मैं लैंड यूज़ की बात करूँ तो लैंड को अलग अलग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, माइनिंग के लिए, बिल्डिंग हाउसेस के लिए, रोड्स के लिए, या फिर इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए। तो इनको कॉमनली हम कहते हैं लैंड यूज़। तो लैंड यूज़ का मतलब क्या है? लैंड विच इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, माइनिंग करने के लिए, बिल्डिंग करने के लिए, एक्सेट्रा। क्या आप अलग अलग वेज बता सकते हैं जिसमें माम्बा एंड पीटर की फैमिली ने अपने लैंड का इस्तेमाल किया था? जो यूज़ ऑफ लैंड होता है वो डिटरमाइन किया जाता है उसके फिजिकल फैक्टर्स से, जैसे कि टोपोग्राफी, किस तरीके का फीचर वहाँ पे मिल गया है, सॉइल कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, मिनरल्स एंड वाटर की अवेलेबिलिटी वहाँ पे कैसी है। ह्यूमन फैक्टर जैसे कि पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स होते हैं कि किस तरीके से लैंड यूज़ पैटर्न होगा, यानी लैंड को के पैटर्न को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। ये फिगर देखो साल्जबर्ग इन ऑस्ट्रिया का है। नोटिस इन हाउ मेनी वेज द लैंड हैज़ बीन यूज्ड इन द अबव पिक्चर। देख लो
कहाँ पे कहीं पार्क बना हुआ है, कहीं बिल्डिंग्स बनी है, कहीं हाउसेस बनी है। ओके, लैंड को क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एज प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। मतलब लैंड ओनरशिप, मालिकाना हक के बेसिस पे लैंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक है अपना प्राइवेट लैंड, दूसरा है अपना कम्युनिटी लैंड। जो प्राइवेट लैंड है वो इंडिविजुअल्स के द्वारा ओन्ड होता है, यानी किसी एक का, जैसे आपका घर वो आपके पापा या आपकी मम्मी का होगा या आपके दादाजी का होगा, तो वो प्राइवेट लैंड हुआ। वहाँ पे मैं जाके ये नहीं कह सकती कि आज से मैं यहीं रहूँगी, है ना। लेकिन कम्युनिटी लैंड वो लैंड होती है जो कम्युनिटी के द्वारा ओन्ड होती है कॉमन यूजेस के लिए, जैसे कलेक्शन ऑफ फॉडर हो गया, फ्रूट हो गया, नट हो गया या मेडिसिनल हर्ब्स हो गया। ये कम्युनिटी लैंड्स को हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स कहते हैं। सो व्हाट इज कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज? दोज रिसोर्सेज विच कैन बी यूज्ड बाय कम्युनिटी फॉर कॉमन यूजेस लाइक कलेक्शन ऑफ फॉडर, फ्रूट, नट्स और मेडिसिनल हर्ब। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, लेट्स डू में कह रहा है कि टॉक टू सम एल्डरली पीपल इन योर फैमिली और नेबरहुड एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द चेंजेस इन द लैंड यूज ओवर द ईयर्स। की ज़मीन आप जब थे तो जहाँ हम रहते हैं वो कैसा था और आज के ज़माने में क्या है, या आप जब थे तो शहर कैसा था और आज कैसा है, इसके बारे में आपको पता करना है और अपनी फाइंडिंग्स को डिस्प्ले करना है। कह रहा है लोग और उसकी डिमांड्स जो है हर हमेशा ग्रो करती रहती है। हमारी बढ़ती हुई जो डिमांड्स है बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन लैंड की जो अवेलेबिलिटी वो तो लिमिट 30% ही लैंड है ना, उसमें भी आधे से ज़्यादा तो मतलब मैक्सिमम जो है ऐसी जगह है जहाँ पे लैंड ऐसी है जो इनहैबिटेबल है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ लैंड जो है वो डिफ़र करता है प्लेस टू प्लेस। ज़मीन कैसी होगी ये जगह से जगह पे डिपेंड करता है। कहीं पे उबड़ खाबड़ होगी, दैट इज़ रग टैगन होगी, कहीं पे प्लेन्स होंगी, कहीं पे बिल्कुल अंडमान निकोबार चले जाओ, साइड में सी कोस्ट मिल जाएगा। तो इसी वजह से लोगों ने इंक्रोच करना स्टार्ट किया कॉमन लैंड को, ताकि वो कमर्शियल एरियाज, मतलब कॉमन लैंड जिस पे जैसे खाली सा लैंड था जहाँ पे किसी का घर नहीं था, उसका भी इस्तेमाल लोगों ने कर दिया कमर्शियल एरियाज। इसीलिए आप दिल्ली की सड़कों में घूमोगे तो गलियाँ ही गली मिलेगी, रोड्स हैं ही नहीं। पहले ऐसा सेटलमेंट नहीं था, लेकिन अब बढ़ती डिमांड्स के कारण लोगों ने और घर बनाए। इनफैक्ट 2 घर के बीच में इतना भी स्पेस नहीं रखा है कि वेंटिलेशन अच्छा सा हो पाए, जिसके कारण एक और मुद्दा होता है कि अर्बन हीट ट्रैप हो जाता है और वो इसको क्या बना देता है, अर्बन हीट आइलैंड बना देता है। ठीक है, तो इसी वजह से आप देखोगे कि शहरों के गांव के कंपैरिजन में शहर में बहुत गर्मी होती है। इनफैक्ट तारे सितारे भी आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो वही कह रहे हैं कि लोगों ने कॉमन लैंड का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया ताकि वो कमर्शियल एरियाज़ बना सके, हाउसिंग कम्प्लेक्सेस अर्बन एरियाज़ में बना सके और एक्सपैंड कर सके अपने एग्रीकल्चरल लैंड को गाँव तक। ठीक है, मतलब जिनके पास गांव था, गांव में जिनके पास एग्रीकल्चर ज़मीन, खेती बाड़ी की ज़मीन थी, उसको भी उन्होंने एक्सटेंड कर लिया। आज के डेट में अगर मैं बताऊं तो इतना ज़्यादा चेंजेस है, वास्ट चेंजेस, भारी बदलाव आया है लैंड यूज़ पैटर्न में, जो कि रिफ्लेक्ट करता है कल्चरल चेंजेस इन आवर सोसाइटी। लैंड डिग्रेडेशन, ज़मीनें भी ख़राब हो रही है, डिग्रेडेड हो रही है, लैंडस्लाइड्स आते हैं, सॉइल इरोजन होता है, मतलब मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। डेजर्टिफिकेशन, अच्छी खासी कई सारी ज़मीन बंजर हो जाती है, डेजर्ट जैसा हो जाता है। ये थ्रेट है, ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये थ्रेट है इन्वायरमेंट के लिए बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। क्यों है थ्रेट? क्योंकि अगर एग्रीकल्चर बढ़ेगा या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बढ़ेगा तो लैंडस्लाइड होगा, डेजर्टिफिकेशन होगा, सॉइल इरोजन हो गया। तो देयर कैन बी क्वेश्चन कि व्हाट आर थ्रेट्स to environment because of agriculture and construction, right? Threats on environment because of agriculture and construction activities. ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का आप आंसर यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट टू द एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। आते हैं यहाँ पे, देखो फोटोज़ बड़ी प्यारी प्यारी दे रखी है। ये हल चला रहा है, इसका छोटा मोटा जो है लाइफ स्टॉक है जो खेत में जा रहा है। फिर ट्रैक्टर आ गया, पहले बुल से खेती बाड़ी करता था, अब ट्रक से करता है। पहले 1-2 गाड़ियाँ थी, खाली सा शहर था, लेकिन अब देखो बिल्डिंग पे बिल्डिंग चढ़ा रखी है ना। गाड़ियाँ भी ओवर यूज़ हो रहा है, मतलब टू मच ट्रैफिक, इसके कारण क्या होगा, ट्रैफिक होगा। ठीक है, तो ज़िंदगी काफ़ी बदल गई है, चेंज हो गया लैंड का यूज़ ओवर द टाइम। लेट्स टॉक अबाउट कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। किस तरीके से आप लैंड रिसोर्सेज को सेव कर सकते हो। पॉपुलेशन जो ग्रो हो रहा है उसके कारण जो डिमांड्स है, एवर ग्रोइंग डिमांड्स जो ह्यूमन की है,
उसके कारण लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हो रहा है फॉरेस्ट कवर में और एरेबल लैंड में। व्हाट इज़ एरेबल लैंड? वो लैंड जिस पे कल्टिवेशन हो सकता है। और इसके कारण इट क्रिएटेड अ फियर ऑफ लूजिंग दिस नेचुरल रिसोर्सेज। कह रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रही है और उनकी डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि उनकी एवर ग्रोइंग डिमांड बढ़ रही है, इसके कारण लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हो गए जंगल का, एरेबल लैंड का जहाँ पहले कल्टिवेशन होता है, और इसके कारण आप नेचुरल रिसोर्सेज बहुत जल्द खो दोगे। देयरफॉर जो प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन है, जिस तरीके से डिग्रेड किया जा रहा है लैंड को, उसको चेक करना चाहिए। और कैसे? हाउ टू चेक द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड? देयर कैन बी अ क्वेश्चन, हाउ टू चेक लैंड डिग्रेडेशन? कैसे चेक करेंगे आप लैंड के डिग्रेडेशन को? तो उसके लिए क्या है, एफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाइए, लैंड रिक्लामेशन कीजिए, रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स का जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको रेगुलेट करिए, ठीक से बैलेंस तरीके से यूज़ कीजिए, फर्टिलाइजर्स को के यूज़ को रेगुलेट करिए, चेक इन बैलेंसेस लगाइए उस पर। इसके अलावा ओवर ग्रेजिंग देखिए कि कोई अगर एनिमल ग्रेज कर रहा है तो फाइन, ग्रेजिंग इज़ गुड, बट अगर ओवर ग्रेजिंग हो रहा है तो उसको फिर डाइवर्ट करिए या कोई और मेथड निकालिए। तो ये कुछ ऑफ कॉमन मेथड्स है जिससे आप लैंड रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सॉयल, बट बिफोर दैट ग्लॉसरी पढ़ते हैं। ग्लॉसरी में देखो क्या कह रहा है, द ब्रेकिंग अप, टूटना, ब्रेक अप मतलब टूट जाना, या जो एक्सपोज, ये जो रॉक्स इन्वायरमेंट पे, अर्थ के सरफेस पे बाहर हैं, ठीक है, वो जो डीके हो रहा है, धीरे धीरे ख़राब हो रहा है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर चेंजेस, बिकॉज ऑफ फ्रॉस्ट का मतलब होता है जो वाटर है क्रैक्स के अंदर। ये जो मान लो रॉक का ट्रैक है, इसमें कहीं कहीं क्रैक होगा, इस क्रैक में जो पानी बारिश के कारण जम गया होगा वो फ्रोज हो जाता है, ठीक है, तो फ्रॉस्ट भी हो जाता है उसके अंदर। उसके अलावा प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण, मतलब क्या है, एक्सपोज्ड रॉक्स, जो रॉक्स है उसका टूट जाना या उसका ख़राब हो जाना बिकॉज ऑफ टेम्परेचर चेंज, फ्रॉस्ट एक्शन, प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन एक्टिविटी इज कॉल्ड वेदरिंग। इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो 7th क्लास वाली जो टॉपिक है क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया, वो भी ऑलरेडी अपलोड हो रखी है, तो उसमें क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया में वेदरिंग वाला टॉपिक, यानी तो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस जो साइंस में है, अभी अपडेटेड एनसीईआरटी क्यूरियोसिटी के चैप्टर 5 के अंदर, या चैप्टर 5 का बिल्कुल लास्ट टॉपिक जो फाइनल पार्ट होगा उसका बिल्कुल लास्ट टॉपिक देखना, उसमें आपको वेदरिंग एंड इरोजन देखने को मिल जाएगी। फिर क्या है, द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस, थोड़ा सैंडी सा, जो ग्रीन सा होता है, हाथ में दाने लेते हैं ना, तो ग्रेनी सब्सटेंस का जो पतला सा एक लेयर होता है जो कि सरफेस ऑफ द अर्थ के सरफेस को कवर करता है, उसको हम सॉइल कहते हैं, ठीक है। अब 1 मिनट में इसको देख, तो सॉइल के बारे में एक और चीज़ है, दैट इज़ थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस। अगर आपको ये थोड़ा टफ लग रहा है तो आप ये भी लिख सकते हो, थिन टॉप लेयर ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ के सरफेस पे एक पतली सी टॉप की लेयर है जिस पे विच इज़ मेड अप ऑफ, किसकी बनी हुई है वो, मेड अप ऑफ टाइनी बिट्स ऑफ रॉक्स, थोड़े से रॉक्स हैं उसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा डेड प्लांट एंड एनिमल, जिसको आप फॉसिल फ्यूल्स भी लिख सकते हो, डेड प्लांट एंड एनिमल, साथ में वाटर और एयर होता है जो सपोर्ट करता है उसके अंदर प्लांट लाइफ। तो दिस मच इज़ इनफ। सो व्हाट इज सॉइल, थिन टॉप लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस विच इज़ मेड अप ऑफ टाइनी बिट्स ऑफ रॉक, और एनसीईआरटी के हिसाब से ग्रेनी सब्सटेंस का एक पतला सा लेयर जो कि कवर करता है अर्थ के सरफेस को, उसको कहते हैं हम सॉइल। सिंपल, ग्रेनी सब्सटेंस का एक पतला सा लेयर, ये क्लोजली लिंक है लैंड के साथ। सॉइल कहीं ना कहीं, मिट्टी जब बोलते हैं तो लैंड, मिट्टी और लैंड कहीं ना कहीं सेम बात है, क्योंकि लैंड पे मिट्टी होती है, ठीक है। लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन करता है टाइप ऑफ सॉइल, अलग अलग जगहों का क्या लैंड का पैटर्न है, कैसा लैंड फॉर्म है, कहीं प्लेन है कहीं प्लेट्यू है, वो डिफाइन करेगा कि सॉइल कैसी होगी। सॉइल किसके बने होते हैं, व्हाट आर सॉइल मेड अप ऑफ, ये क्वेश्चन आ गया इसमें से, यू कैन राइट व्हाट आर सॉइल्स मेड अप ऑफ। तो देखो सॉइल्स किसके बने होते हैं बच्चे, सॉइल बनी होती है आपकी ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स और वेदर्ड रॉक्स के जो अर्थ पे मिलते हैं। तो सॉइल किसकी बनी है, ऑर्गेनिक मैटर, जितने भी प्लांट एनिमल्स, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स हो गए, मिनरल्स जो हमारे अर्थ पे मिलता है, और जो टूटे हुए रॉक्स होते हैं, ठीक है, जो रॉक्स नदियों से टकराते हुए टूटते हुए आता है वेदरिंग के कारण, जो अर्थ पे मिलता है, उन सब से ही मिट्टी बनती है। और इसमें एक प्रोसेस होता है, मतलब टेक्निकली मिट्टी बनने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं
वेदरिंग, है ना। जैसे मान लो पहाड़ों से कोई रॉक टूटा, नदी और हवा के स्पीड के साथ वो फ्लो करते 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 और टकराते गया टकराते गया टकराते गया, टकरा के छोटे टुकड़े हुए और छोटे टुकड़े हुए और छोटे टुकड़े हुए और बाद में पेबल्स बन गए, पेबल्स भी और छोटे छोटे टुकड़ों में हो गया, ठीक है। और उसके साथ में जैसे ही मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर मिक्स कर देता है, हो जाता है, तो यही पाउडर्ड रॉक्स जो होता है वो सॉइल बन जाती है, और जहाँ पे भी ये बनती है वो सॉइल काफ़ी फर्टाइल हो जाती है, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा, ये चीज़ बहुत ही ईजी था। बहुत आसान शब्दों में, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर के बने होते हैं जिसमें मिनरल्स एंड वेदरिंग रॉक्स होता है, यही वेदर्ड रॉक्स जो होता है। तो सॉइल बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस इज मेड अप बाय द प्रोसेस कॉल्ड वेदरिंग, एंड व्हेन इट इज़ मिक्सड विद मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर सही तरीके से, व्हेन इट इज़ राइटली मिक्स, इट मेक्स द सॉइल फर्टाइल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लैंडस्लाइड्स, ठीक है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स जो है बेसिकली आप कह सकते हो जब बहुत ज़्यादा मास मूवमेंट, भारी मात्रा में बहुत सारे रॉक्स एक साथ मूव करने लगते हैं, मास मूवमेंट ऑफ रॉक होता है, या डेब्रीज होता है अर्थ पे स्लोप से नीचे, मतलब माउंटेन के स्लोप से नीचे की तरफ आते हैं। तो ये जो है ना कहाँ पे होता है अक्सर, जहाँ पे इट टेक्स प्लेस इन द कंजंक्शन विद अर्थक्वेक, फ्लड्स एंड वोल्केनोज, ठीक है। अब प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ रेनफॉल, बहुत ज़्यादा तेज़ तक बारिश होने के कारण हैवी लैंडस्लाइड्स हो सकती है, जो कि फ़्लो ऑफ रिवर, नदियों का जो फ्लो है उसको ब्लॉक कर देती है कुछ टाइम के लिए, और इसके कारण रिवर ब्लॉक्स का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण हैवॉक हो सकता है टू द सेटलमेंट्स downstream on its bursting. In the hilly Taran, landslides have been a major and widely spread natural disaster that often strike life and property and occupy a position of major concern, ठीक है। तो मैं इसको एक बार अच्छे से आपको बताती हूँ। सो ये कहना ये चाह रहा है बच्चे, तो मैं इसको पहले बहुत इजी वे में समझाती हूँ। जो लैंडस्लाइड है वो तब होता है जब बिग मास ऑफ रॉक, सॉइल और जो मड के स्लाइड्स होते हैं, ठीक है, दैट इज़ डेब्रीज आप कह सकते हो, वो गिर जाती है नीचे हिल से और माउंटेन से, ठीक है। ग्रेविटी के कारण कोई चीज़ गिरती क्यों है, ड्यू टू ग्रेविटी कह सकते हैं। तो जैसे मान लो, इसको ऐसे समझो, आपने एक सैंड की माउंटेन बनाई और सडनली उसका पार्ट जो है वो नीचे गिर गया, दैट्स अ स्मॉल लैंडस्लाइड। बड़ा पार्ट गिरा तो बिग लैंडस्लाइड्स, ठीक है। तो लैंडस्लाइड क्यों होता है, बिकॉज ऑफ हैवी रेन, जो कि सॉइल को वेट एंड हैवी बना देता है। अर्थक्वेक के कारण, बिकॉज वो ग्राउंड को शेक करता है, या डिफॉरेस्टेशन के कारण, कटिंग, अगर आप ट्रीज़ को कट करोगे तो जो रूट्स है, और कट मतलब आप ट्रीज़ को कट करोगे और रूट्स को रिमूव करोगे जो सॉइल को होल्ड कर रही है, या फिर रोड कटिंग और कंस्ट्रक्शन ऑन हिल्स कर रहे हो, तो इन सब के कारण लैंडस्लाइड हो सकता है। एग्जाम्पल अगर आपकी इस बुक की फ़ोटो से मैं बताऊं, हिमाचल प्रदेश में देयर वाज अ बिग लैंडस्लाइड नियर हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे। एक विलेज था जिसका नाम था लैंडस्लाइड विलेज, मतलब एग्जांपल दे रही हूँ। इट गॉट अफेक्टेड, अराउंड 20 हाउसेज वर बुरीड, मतलब 20 से ज़्यादा घर उसमें गिर गए थे, एंड हाईवे भी ब्लॉक हो गई थी, तो लोगों को मूव करना था सेफली। तो हम अब सवाल ये, तो केस स्टडी वन समझा रही हूँ, पहले मैं समझा रही हूँ, फिर मैं वन लाइन टू लाइन गाइड भी कर दूँगी क्या करके हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ट्रीज़ या स्लोप्स को मत काटिए, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम बिल्ड करिए ताकि रेन वाटर कलेक्ट ही ना हो। कंस्ट्रक्शन जो है वीक स्लोप्स, कमज़ोर स्लोप्स जो हैं माउंटेन्स के, उस पर कंस्ट्रक्शन अवॉइड करिए, या फिर आप रिटेनिंग वॉल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, या और रोड का जो डिज़ाइन है वो प्रॉपर कर सकते हो, ठीक है। साइंटिस्ट और इंजीनियर्स जो है वो मैप्स एंड सैटेलाइट इमेज का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़ के बारे में स्टडी कर सके। तो ये मेज़र करते हैं स्लोप को, रेनफॉल को, सॉइल के टाइप को, ताकि वो प्रिडिक्ट एंड प्रिवेंट कर सके लैंड के स्लाइड को, ठीक है। तो आसान शब्दों में अगर मैं बताऊँ तो जब ग्रेविटी पुल करता है, ग्रेविटी पुल के कारण जो सॉइल होती है वो लूज़ होने लगती है, या रॉक्स जो होती है वो नीचे गिरने लगती है, तो इट्स अ लैंडस्लाइड। रेन, अर्थक्वेक और ह्यूमन एक्टिविटी उसको और वर्स बना देता है। तो इसके लिए आप जो है मेजर्स उठा सकते हैं, जो मैंने अभी ऑलरेडी आपको बता दिया, ठीक है। तो अब केस स्टडी यही बताया, एक मैसिव लैंडस्लाइड हुई पंगी गांव में, जो कि रेकोंगपियो इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में है, जिसने 200 मीटर के स्ट्रेच ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड नेशनल हाईवे नंबर 22 को डैमेज कर दिया था। इस लैंडस्लाइड ने ट्रिगर किया इंटेंस ब्लास्टिंग एट पंगी विलेज, इस ब्लास्टिंग के कारण जो वीक जोन था स्लोप का वो कोलैप्स हो गया, और इसके कारण इंटेंस डैमेज कॉज हुआ द रोड एंड नियर बाय विलेजेस। जो पांगी विलेज था वो कम्प्लीटली वैकेट मतलब खाली करवा दिया गया ताकि लॉस ऑफ लाइफ ना हो। मिटिगेशन मैकेनिज्म की मैं बात बताऊं तो एडवांसमेंट इन साइंटिफिक टेक्निक, ठीक है।
जिस तरीके से साइंटिफिक टेक्निक्स में एडवांसमेंट हो रहा है, इसने एम्पावर कर दिया हमें समझने के लिए कि क्या फैक्टर लैंडस्लाइड्स को कॉज कर सकता है और कैसे इसको मैनेज करना है। कुछ ब्रॉड मिटिगेशन टेक्निक लैंडस्लाइड्स के इस तरीके से हैं। हैज़ार्ड मैपिंग, ताकि आप लोकेट कर सके वो एरियाज़ जहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकते हैं, मतलब एरियाज़ प्रॉन टू लैंडस्लाइड, प्रॉन मतलब जहाँ होने की संभावनाएँ हैं। हेंस ऐसे एरियाज़ को आप अवॉइड करिए फॉर बिल्डिंग सेटलमेंट्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल बनाइए ताकि आप लैंड को स्लिप करने से बचा सकें। उसके बाद वेजिटेशन बढ़ाइए, नहीं फॉरेस्टेशन करिए ताकि अरेस्ट लैंडस्लाइड को आप कवर कर सकें। सरफेस ड्रेनेज होती है वो कंट्रोल करती है वर्क्स को टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड अलॉन्ग विद रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लोज। ओके, ये देखो ये रिटेंशन वॉल्स हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं सॉइल के बारे में। तो ये देखो जो सॉइल की प्रोफाइल है। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना, इससे पहले 100 साल से ऊपर लग जाता है सिर्फ 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने में। ठीक है, तो सॉइल का प्रोफाइल ऐसे है। ये जो सबसे नीचे वाला आपको पार्ट ऐसे करके दिख रहा है, जिसमें रॉक्स भी आपको थोड़े थोड़े दिख रहे हैं, रॉक्स के टिकरे, इसको हम पेरेंट रॉक कहते हैं। ठीक है, पेरेंट रॉक के जस्ट ऊपर ये आपका यहाँ पे वेदर्ड रॉक मटेरियल होता है। ठीक है, वेदर्ड रॉक मटेरियल होता है। इसके ऊपर आपको ये जो दिख रहा है ये सब सॉइल होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाला सब सॉइल है और ये टॉप सॉइल है। ये वो पतली सी लेयर है जहाँ जो सॉइल की मेन लेयर है। और ये सॉइल ये अगर फर्टाइल है, ये लेयर अगर फर्टाइल है तो प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। तो 4 कौन से लेयर है? पेरेंट रॉक, ठीक है, उसके बाद वेदर्ड रॉक मटेरियल इसके ऊपर इकट्ठा होती है। यहाँ पे सब सॉइल होता है जिसमें सैंड, सिल्ट और क्ले होता है। और ये टॉप सॉइल होता है ह्यूमस के साथ और वेजिटेशन के साथ। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, बट बिफोर दैट 1 मिनट में ह्यूमस बता देती हूँ। सॉइल एक टॉप लेयर होता है अर्थ का जहाँ पे प्लांट ग्रो करती है। ठीक है, ये रॉक्स डेड प्लांट्स और एनिमल्स के साथ बनी होती है जो कि ब्रेक डाउन टूटती है हज़ारों सालों में। अब सॉइल कैसे फॉर्म होता है, कैसे बनता है? देखो, रॉक्स जो है वो ब्रेक हो जाती है सन, विंड और रेन के कारण, वेदरिंग के कारण। स्मॉल रॉक के जो पीसेस होते हैं वो डेड लीव्स के साथ मिक्स हो जाती है और एनिमल के साथ भी मिक्स हो जाती है। कई सालों के बाद ये मिक्सचर बहुत ही अच्छी हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है और सॉइल बन जाती है। तो सॉइल, इसको आप आसान शब्दों में इस तरीके से लिख सकते हो, सॉइल इज़ इक्वल्स टू टाइनी रॉक पीसेस या टिनी रॉक पीसेस, टाइनी बोलते हैं वैसे तो, टाइनी रॉक पीस प्लस डेड प्लांट एंड एनिमल प्लस एयर प्लस वाटर, इस तरीके से बनता है सॉइल। ठीक है, लेयर्स ऑफ सॉइल की मैं बात करूं जो ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करती हूं आपको। तो इसमें होता क्या है, देखो, सबसे पहले होता है अपर मोस्ट लेयर जिसको हम कहते हैं टॉप सॉइल। ओके, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, मैं थोड़ा थोड़ा लिख भी देती हूँ तो आपको वो समझ में आए। जो अपना टॉप सॉइल होता है वो सबसे ऊपर का लेयर होता है, दैट इज़ अपर मोस्ट लेयर। ठीक है, ये ब्राउन और ब्लैक कलर का होता है, ब्राउन और ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, इसमें ह्यूमस होता है। ह्यूमस का मतलब क्या होता है? डेड प्लांट एंड एनिमल पार्ट, डेड प्लांट एंड एनिमल पार्ट। ठीक है, इसमें ह्यूमस होता है और फुल ऑफ न्यूट्रिएंट, अच्छी खासी न्यूट्रिएंट होती है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ओके, तो दैट इज़ वाई जो टॉप सॉइल है वहाँ पे प्लांट ग्रो करती है। ओके, आई होप दिस मच इज़ क्लियर। उसके बाद मतलब जहाँ पे भी जिस भी मिट्टी पे आप कदम रखते हो, या फिर मान लो एक गमला है, गमले के ऊपर जहाँ जिस लेयर पे आपको प्लांट की ग्रोथ दिखती है ना, वो लेयर जो होती है वो टॉप सॉइल होती है। अगला होता है बी हॉरिजॉन, दैट इज़ टॉप सॉइल के जस्ट नीचे, ये आपका हो गया सब सॉइल। सब सॉइल की अगर मैं बात करूँ तो सब सॉइल नीचे होती है टॉप सॉइल की। इसमें मिनरल्स ज़्यादा होती है, ह्यूमस नहीं होता, प्लांट एंड एनिमल के रिमेन्स नहीं होते, मोर मिनरल्स होता है। सच बताऊँ तो ये हार्डर होता है देन टॉप सॉइल से काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। और जो ट्रीज़ के रूट्स हैं वो यहाँ तक पहुँच कभी मतलब ट्रीज़ के जो रूट्स हैं वो कभी कभी सब सॉइल तक पहुँच जाते हैं। ट्रीज़ रूट्स रीच हेयर। ओके, तो यही है।
एग्जाम्पल क्ले लाइक सॉइल अंडर द टॉप लेयर, क्ले लाइक आपको दिखेगा ये। पैरेंट रॉक दैट इज सी हॉरिजॉन, इसको वेदर्ड रॉक मटेरियल भी कहते हैं। ये जो सी वाला है इसको ऐसे मान लो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। सी क्या हो गया आपका, पैरेंट रॉक हो गया। ये बड़े बड़े रॉक के पीसेस के बने होते हैं, ठीक है। एक्चुअली पैरेंट रॉक ये वेदर्ड रॉक के नीचे होता है पैरेंट रॉक, ठीक है। इसमें बेड रॉक दिया नहीं है, बट मैं बता दूं सी हॉरिजॉन को वैसे पैरेंट रॉक कहते हैं, बट यहाँ पे चौथा लेयर दिया हुआ है तो आप इसको इन्होंने ए कंसिडर नहीं किया, इसको ए कंसिडर नहीं किया है। तो हम पैरेंट रॉक पढ़ते हैं, जो आपको हार्डर वाला दिख रहा है ना, इसके बारे में। तो अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊँ, लेट मी इरेज दिस। अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊँ तो इट इज़ लाइक दिस। पैरेंट रॉक के बारे में मैं बताती हूँ। जो पैरेंट रॉक है ना हमारा, ये बड़े बड़े रॉक के पीसेस के बने होते हैं, बिग रॉक पीसेस के होते हैं। यहाँ पे न्यूट्रिएंट ना के बराबर होती है, या वेरी फ्यू कह सकते हो, बहुत कम होती है। ये जो लेयर होती है धीरे धीरे ब्रेक करती है ताकि ऊपर का सॉइल बन सके। ये लेयर जब टूटती है तो ये बनती है, ठीक है। तो दिस लेयर स्लोली ब्रेक स्लोली टू फॉर्म एबव सॉइल। ऊपर का जो मिट्टी बन रहा है, यानी आप ये समझो ये पैरेंट रॉक है, तो ये जो वेदर्ड रॉक बनता है ये कैसे बनता है, जब यही वाले पत्थर टूटने लगते हैं तो ऊपर आ जाते हैं वो, ठीक है। उसके बाद एक बेड रॉक भी होता है जो इसमें नहीं दिया है, बट मैं बता देती हूँ। बेड रॉक जो होता है बॉटम मोस्ट सॉलिड रॉक, सबसे नीचे की लेयर होती है। ये पेरेंट है, सारे के सारे पेरेंट, सबका जो आप समझ लो सबका पेरेंट है, सबसे ऊपर। एक लाइन की समरी में मैं बताऊँ तो सॉयल कब बनता है, जब रॉक ब्रेक डाउन करता है और मिक्स होता है डेड प्लांट एंड एनिमल के साथ। इसमें लेयर्स होते हैं केक की तरह, टॉप सॉयल, सब सॉयल, फिर उसके बाद पैरेंट रॉक एंड बेड रॉक। ओके, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, टॉप सॉयल, सब सॉयल। एनसीईआरटी इस क्लास की जो है, टॉप सॉयल, सब सॉयल, फिर आता है वेदर्ड रॉक, फिर आता है पैरेंट रॉक, फिर आता है बेड रॉक। इसके नीचे ये दिया नहीं है, बट मैं सोच रही हूँ लिख दूँ तुम लोगों के लिए। बेड रॉक भी होता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन की। मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन क्या है, नेचर ऑफ द पैरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स, ठीक है। मतलब पैरेंट सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल को फॉर्म होने के लिए जो फैक्टर्स चाहिए होते हैं वो होता है पैरेंट रॉक का नेचर कैसा है, क्लाइमेटिक फैक्टर कैसा है, अदर फैक्टर्स जैसे टोपोग्राफी या ऑर्गेनिक मटेरियल कैसा है, टाइम कितना लग जाता है सॉइल के फॉर्मेशन में, मिट्टी जो है उसकी कंपोजिशन को बनने में कितना टाइम लगता है। ये सारे एक जगह से दूसरी जगह आप जब जाओगे तो अलग अलग है, सब में अलग है, किसी में ज़्यादा टाइम लगता है, किसी में कम टाइम लगता है। पैरेंट रॉक बताता है कि कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज़, मिनरल कंटेंट, परमिएबिलिटी कैसी होगी। क्लाइमेट बताता है कि टेम्परेचर या रेनफॉल का इन्फ्लुएंस या वेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन के बारे में। रिलीफ मेजर्स बताता है आल्टीट्यूड एंड स्लोप पे, और डिटरमाइन करके बताता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल कैसे होगी, कितना सॉइल इकट्ठा होगा। फ्लोरा, फाउना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन की, कितना ज़्यादा, कितनी जल्दी या कितने स्लो ह्यूमस ग्रो करेगा, ठीक है, तो उसके बारे में बताता है। टाइम बताता है सॉइल प्रोफाइल की थिकनेस के बारे में कि कैसी होगी सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। सॉइल इरोजन और जो डिप्लेशंस है ये मिट्टी के लिए काफ़ी ख़तरनाक, काफ़ी बड़ा थ्रेट है। मिट्टी, सॉइल एक रिसोर्स है और इस रिसोर्स के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है सॉइल का इरोजन एंड सॉइल का डिप्लेशन। दोनों ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स जो है इसके कारण डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल होता है। वो फैक्टर्स जिसके कारण सॉइल डिग्रेडेशन होता है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन, लिख लो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन। तो आप मान लो सॉइल डिग्रेडेशन के फैक्टर्स क्या क्या है, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, रेन वॉश, लैंडस्लाइड एंड फ्लड्स, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया इसको हाईलाइट कर लो आप। फैक्टर्स विच लेड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स का भारी मात्रा में उपयोग करना, बारिश के कारण वॉश हो जाना, लैंडस्लाइड और फ्लड। कुछ मेथड सॉइल कंजर्वेशन के क्या क्या है, मल्चिंग कर सकते हो आप। व्हाट इज़ मल्चिंग, देखो जो प्लांट का बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स के बीच में जो ग्राउंड्स होता है उसमें एक ऑर्गेनिक मैटर का लेयर, जैसे स्ट्रॉ जैसे आप मान लो वीट है, वीट का जब वीट की कटाई होती है तो वीट जो ग्रेन पार्ट है वो हटा दिया जाता है, जो स्टैक है, जैसे मान लो ये वीट का प्लांट है, ठीक है,
तो ये हटाने के बाद ये जो स्टैक बचता है, ठीक है, दिस पार्ट ये आप प्लांट्स के बीच में बिछा सकते हो, तो इसको मल्चिंग कहते हैं। ये सॉइल के मॉइस्चर को रिटेन करने में, रखने में मदद करता है। अगला है कॉन्टोर बैरियर। स्टोन्स, ग्लास, सॉइल का इस्तेमाल करके आप बैरियर्स बना सकते हो कॉन्टोर्स में। ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। ओके, सो मल्चिंग को मुझे लगता है और बेटर तरीके से समझा सकता है। मल्चिंग का मतलब होता है जो एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मटेरियल का। ऑर्गेनिक में जैसे तुम्हारे को स्ट्रॉ मैंने भी बताया वीट वाला, या इनऑर्गेनिक में स्टोन्स हो गया, ठीक है। इसको स्प्रेड कर दिया जाता है सॉइल के ऊपर ताकि सॉइल इरोजन को प्रिवेंट किया जा सके विंड एंड वाटर से, और सॉइल के मॉइस्चर को जैसा है वैसा रिटेन करा जा सके, ठीक है। सो दैट मॉडरेट सॉइल के टेम्परेचर को मॉडरेट करता है, और फिर उसके बाद वीड की ग्रोथ, मतलब ये जो झाड़ी वाड़ी होती है ना, उसको ग्रो करने नहीं देता। ओके, देन उसके बाद आपका आता है कॉन्टोर बैरियर। कॉन्टोर बैरियर का मतलब कंटोर बैरियर्स में क्या होता है, स्टोन, ग्रासेस, सॉइल का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो बैरियर्स बना दे कॉन्टोर्स पे। कॉन्टोर की फ़ोटो नहीं दी है ना, ये देखो, ऐसे इस तरीके के कुछ बैरियर्स, मान लो ऐसे ऐसे करके कुछ बैरियर्स बना देते हैं, ऐसे ऐसे करके कुछ बैरियर्स बना दिए जाते हैं। ट्रेंचेस भी बना दिए जाते हैं बैरियर्स के पास में ताकि वहाँ पे वाटर कलेक्ट हो सके। ओके, तो कॉन्टोर बैरियर्स अगर मैं आसान शब्दों में बोलूँ तो एक तरीके का आपका फिज़िकल स्ट्रक्चर या स्ट्रिप ऑफ वेजिटेशन को बना दिया जाता है नेचुरल कॉन्टोर ऑफ अ स्लोप के पास। ये बैरियर्स जो है स्टोन, ग्रास, स्ट्रिप और ट्रीज़ या दूसरे किसी मटेरियल से बन सकता है। सॉइल कंजर्वेशन में कैसे मदद करता है, देखो, रन ऑफ स्पीड को रिड्यूस कर देता है। मतलब अगर आप कॉन्टोर लाइंस को फॉलो करते हुए कोई पानी नीचे गिर रहा है तो फ्लो ऑफ वाटर स्लो हो जाएगा, जिसके कारण स्पीड डिक्रीज़ होगी, तो ओवरफ्लो नहीं होगा किसी भी तुम्हारे खेत में, किसी भी फार्म में। उसके बाद ये बैरियर्स जो है बेसिकली सॉइल को ब्लॉक कर देता है ताकि वो वॉश अवे ना हो जाए। हिल्स के नीचे जितने भी सॉइल्स है वो पानी के ओवरफ्लो के कारण वॉश अवे ना हो जाए, तो इस तरीके से वो टॉप सॉइल लॉस को बचाता है। मतलब सॉइल का जो टॉप लेयर है, जो सबसे फर्टाइल है, वो वॉश अवे हो गया तो फिर तो सॉइल दोबारा से टॉप सॉइल बनने में तो टाइम लगता है ना, तो सॉइल विल बिकम लेस फर्टाइल, तो इसमें भी हेल्प करता है। तो टेक्निकली इट इज़ इन्हांसिंग द सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है। देन आपका आता है टेरेस फार्मिंग। आपने कई बार देखा होगा पहाड़ों में स्टेप्स को काट दिया जाता है और वहाँ पे फार्मिंग की जाती है। तो ब्रॉड स्टेप्स और टेरेसेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप्स पे ना, मतलब टेरेसेस बना दिए जाते हैं, या फ्लैट स्टेप्स। टेरेसेस मतलब छत नहीं बनाते हैं, सीढ़ियाँ जैसा कुछ बना देते हैं ताकि जो फ्लैट सर्फेसेस है वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो हो सके, और इसके कारण जो है रन ऑफ नहीं होता और ना सॉइल इरोजन होता है, ठीक। So basically it is an ancient agricultural method of cutting the mountain slopes into a series of flat step like platforms, या जिसको आप terraces कह सकते हो, for cultivation। ये टेक्निक सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है और वाटर को बचाता है। कैसे, वाटर फ्लो की स्पीड को रिड्यूस करके, सो दैट इट बिकम्स पॉसिबल टू फार्म ऑन हिली एरियाज़। और इसी कारण से पहाड़ों पे खेती करना थोड़ा पॉसिबल है, अदरवाइज़ तो वहाँ की माउंटेन्स काफ़ी रग्ड होती है, अदरवाइज़ तो इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट टू डू एनी सॉर्ट ऑफ कल्टिवेशन, ठीक है। सो सिंपली है, इसमें स्लोप्स को काटा जाता है, हर एक जो है स्टेप्स बनाई जाती है, हर एक प्लेटफॉर्म जहाँ जहाँ आपने माउंटेन हिल्स को काटा है वहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, एक के ऊपर एक, ठीक है। इट लुक्स लाइक अ स्टेयर केस, यहाँ पे शायद दिया भी है, देख लो स्टेप, इसके ऊपर चढ़ के आप ऊपर भी जा सकते हो, ठीक है, आसानी से। नेक्स्ट है आपका इंटरक्रॉपिंग, बहुत आसान। अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है ऑल्टरनेट रोज पे, और अलग अलग टाइम्स पे इसमें अलग अलग तरीके के क्रॉप्स को सो किया जाता है, लगाया जाता है, ताकि सॉइल को आप प्रोटेक्ट कर सको रेन वॉश से, ठीक है। इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग अलग अलग क्रॉप्स को ऑल्टरनेट रोज में, मान लो एक में आलू लगा दिया तो एक में टमाटर लगा दिया, एक में बैंगन लगा दिया, ठीक है, एक में वीट लगा दिया है, यहाँ पे पोटैटो लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे कैरेट लगा दिया। तो ये जो पैटर्न है इसको इंटरक्रॉपिंग कहेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कॉन्टोर प्लोइंग। कॉन्टोर प्लोइंग का मतलब होता है कॉन्टोर्स पे या हिल के स्लॉप पे पैरेलली प्लो करते जाना, ठीक है, ताकि नेचुरल बैरियर वो बना सके फॉर वाटर, ताकि वाटर जो है वो आराम से फ्लो डाउन हो सके स्लोप से नीचे गिर सके, ठीक है। शेल्टर बेल्ट्स क्या होता है, कोस्टल और ड्राई रीजन्स के अंदर ट्रीज़ के रोज़ को, काफ़ी रोज़ ऑफ ट्रीज़ है, देख लो,
एक लाइन से लगा रखा है, प्लांट किए जाते हैं ताकि विंड की मूवमेंट को चेक किया जा सके, सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट दी सॉइल का कवर। ओके, नेक्स्ट है आपका वाटर। वाटर इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है। 3/4 ऑफ द टोटल सरफेस, यानी अगर अर्थ को 4 पार्ट में डिवाइड कर दो तो इसका 3 पार्ट में तो सिर्फ और सिर्फ आपको वाटर मिलेगा, ऑलमोस्ट 70% यू कैन से, नहीं 75, ठीक है। इट इज़ देयरफॉर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड वाटर प्लानिट। वाटर प्लानिट क्यों कहते हैं हमारे को, बिकॉज हमारे वर्थ का 3/4 पार्ट वाटर से कवर है, और क्योंकि ये सैटेलाइट्स की इमेज से देखोगे तो ब्लू इन कलर होता है, अपीयरेंस में दिखता है, तो इसको हम ब्लू प्लानिट भी कहते हैं। तो इट वॉज इन द प्रिमिटिव ओशन दैट लाइफ बिगिन ऑलमोस्ट 3.5, कहता है कि ओशन के अंदर ही ज़िंदगी जो है 3.5 बिलियन ईयर्स पहले बननी स्टार्ट हुई थी, और आज के दिन भी जो ओशन कवर है वो अर्थ के सरफेस का 2/3 पार्ट कवर करता है और सपोर्ट करता है वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ को। जो ओशन वाटर है वो सलाइन होता है, नमकीन होता है, देयरफॉर इट इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। फ्रेश वाटर 2.7% मिलता है आपको। नियर बाय 70% जो है वो आइस शीट्स पे होती है, ग्लेशियर्स पे होती है, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन्स भी। इसकी लोकेशन के कारण यहाँ पे आप इन ऐसी जगह पे है फ्रेश वाटर का पार्ट कि इनएक्सेसिबल है। सिर्फ 1% ही फ्रेश वाटर जो है वो अवेलेबल है हमारे को, जो एक्सेसिबल है और फिट है ह्यूमन यूज़ के लिए, ऐसा माना जाता है। एज ग्राउंड, मतलब बेसिकली माना क्या जाता है, फ्रेश वाटर को हम ग्राउंड वाटर कहते हैं, क्योंकि जो सरफेस वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स एंड एज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, सो हाउ इट इज़ प्रेजेंट, हाउ फ्रेश वाटर इज़ प्रेजेंट इन द अर्थ सरफेस, सो एज ग्राउंड वाटर, एज सरफेस वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स में, एंड एज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है वो भी हमारे फ्रेश वाटर का पार्ट है। फ्रेश वाटर आप कह सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट प्रीशियस सब्सटेंस हो गया अर्थ पे। वाटर कैन नीदर बी एडेड नॉर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। याद रखना, पानी को ना आप हटा सकते हो ना नया पानी ऐड कर सकते हो अर्थ पे। जो टोटल वॉल्यूम होता है पानी का वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसका अबंडेंस जो है अलग अलग जगह पे, कहीं पे पानी ज़्यादा है, कहीं पे कम है। जैसे थार डेजर्ट में पानी की बहुत कमी होती है, ठीक है, बाकी यूपी बिहार सब में पानी की उतनी कमी नहीं होती है। और ये क्यों वराई करता है, बिकॉज इट इज़ इन कॉन्स्टेंट मोशन। और मतलब वराई क्यों करता है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट टोपोग्राफी कह सकते हो। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि हम क्यों कहते हैं कि वाटर ना आप ऐड कर सकते हो ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि वाटर कांस्टेंट है, एक जैसा ही है। साइक्लिक मोशन, जैसे पानी जितना यूज़ हो रहा है उतना वापस अर्थ पे आ भी जाता है थ्रू कांस्टेंट मोशंस। साइकिलिंग थ्रू दी ओशन के थ्रू ओशन में चले जाता है, फिर वहाँ से हवा में होता है, लैंड में, लैंड के ऊपर का पानी ऊपर जाता है, क्लाउड बनता है, वापस आ जाता है बैक अगेन। तो थ्रू दी प्रोसेसेस ऑफ एवापोरेशन, मतलब क्या क्या प्रोसेस है जिसके कारण पानी ऊपर जाके नीचे वापस आ जाता है, थ्रू दी प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन, प्रिसिपिटेशन, रन ऑफ के कारण, ठीक है। और इसको आप पता ही है, आपने अभी तक पढ़ा ही है वाटर साइकिल, मैंने खुद कितनी बार पढ़ा है मुझे याद नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ, 1975 में कंजम्पशन ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन यूज़ वॉज 3850 CO, ठीक है, और ये जो है 6000 के ऊपर चला गया इन द ईयर 2000। डू यू नो अ ड्रिपिंग टैप, एक ऐसा टैप जो मतलब हम खुला छोड़ते हैं ना कि बूंद बूंद गिर रहा है, या लाइक क्या ही फ़र्क पड़ेगा। हर साल सिर्फ ड्रिपिंग टैप के कारण ही वाटर अराउंड 1200 लीटर वेस्ट हो जाता है वाटर, ठीक है। ह्यूमंस जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर का इस्तेमाल करते हैं ड्रिंकिंग, वॉशिंग में, बट ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। कुछ नया बनाने के लिए भी वाटर का इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होता है, एग्रीकल्चर में वाटर का इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्रीज़ में होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए होता है रेजर्वोयर डैम के थ्रू, मतलब डैम्स में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर से आप इलेक्ट्रिसिटी बनाते हो, ये सारे अदर यूजेस हैं। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड्स फॉर फूड एंड कैश क्रॉप, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों की ज़िंदगी की जो स्टैंडर्ड्स है वो बढ़ गई है। ये सारे के सारे एक मेजर फैक्टर्स है जिसके कारण फ्रेश वाटर का सप्लाई धीरे धीरे कम हो रहा है, या तो वाटर सोर्स ड्राई अप हो जा रहा है या वाटर पॉल्यूशन हो जा रहा है। प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी की बात करते हैं। वाटर की स्कार्सिटी क्यों है मेनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में, स्पेशली अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मेक्सिको, साउथ अमेरिका एंड इंटायर ऑस्ट्रेलिया में, ये सब जगह पे वाटर की काफ़ी शॉर्टेज है, स्पेशली फ्रेश वाटर सप्लाई का। वो कंट्रीज़ जो क्लाइमेटिक जोन्स में लोकेटेड है
वहाँ पे सबसे ज़्यादा ड्रॉट आते हैं, सूखा हो जाता है। और स्पेशली वो कंट्रीज़ जहाँ पे ड्रॉट जैसी समस्याएं प्रॉब्लम्स आती है, वहाँ ग्रेट प्रॉब्लम्स होती है वाटर स्कार्सिटी की। इस तरीके से आप कह सकते हो कि जो वाटर शॉर्टेज है वो एक कॉज है, कॉन्सिक्वेंसेस है वेरिएशन इन सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन, और द स्कार्सिटी इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड कंटामिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज। तो ये स्कार्सिटी क्यों होगा? या तो आप पानी को ओवर एक्सप्लॉयट करके यूज़ कर रहे हो, या पानी जो है एक्सेसिव केमिकल, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, पॉल्यूशंस, इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण कंटामिनेटेड यानी जहरीला, पॉइजनस होते जा रहा है। ओके, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज अब यहाँ से जो बचा है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।